हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और आप देख रहे हैं ब्रेनवर्क्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक स्टडी करी थी चार्जेस की और कूलम्स लॉ के बारे में। आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे। थोड़े से कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे कूलम्स लॉ पे बेस्ड। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कूलम्स लॉ के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं, अगर दो चार्जेस प्लेस्ड हैं कहीं पे भी स्पेस में विथ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, सपोज Q1 और Q2, और इनके बीच में r डिस्टेंस है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होगा वो K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है। सेकेंड चीज क्या है, ये फर्स्ट तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। सेकेंड चीज क्या है, ये सेंट्रल नेचर का फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। थर्ड, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। हमने इन सब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली थी लास्ट क्लास में। आज मैं इसको आगे लेके चलूंगा। आज अपन इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, कुछ नई चीजें कुछ सीखेंगे और कुछ इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करेंगे। नाउ आगे देखें। सपोज अगर स्पेस में एक चार्ज Q1 रखा हुआ है और दूसरा चार्ज Q2 रखा हुआ है और इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन F12 है, F12 है, और तीसरा चार्ज मैं इन सिस्टम ऑफ चार्जेस के पास लाके रख दूं, तीसरा चार्ज मैं इन सिस्टम ऑफ चार्जेस के पास लाके रख दूं, तो उस चार्ज Q3 के कारण फर्स्ट Q1 और Q2 का इंटरेक्टिव फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन F12 ये तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट है। इसका थर्ड चार्ज के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं F12 को लिखूं तो मैं लिखूंगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें Q3 कहीं है ही नहीं, दैट मीन्स ये Q3 पर डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर Q1 और Q3 के बीच में लिखने वाले फोर्स की बात करूं तो इसको लिखूंगे K Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पे ये Q2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहां पे ये Q3 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स force of interaction between any two charges is independent of third one, is independent of third charge। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और अगर ऐसा किसी पॉइंट पे इस तरीके के फोर्सेस लग रहे हों तो उनको वेक्टर से सॉल्व किया जाता है। वहां पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का एप्लीकेशन होता है। थोड़ा सा देखते हैं उसके बारे में। अगर सपोज एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसी चल रही है, लेट्स से इज वेक्टर ए, और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी ऐसी चल रही है, लेट्स से इज वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट कितना होगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा, तो इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इसका डायरेक्शन कितना होगा, इसका डायरेक्शन कितना होगा, अगर मैं डायरेक्शन को बीटा और दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को थीटा बोल देता हूं, तो डायरेक्शन होगा tan बीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सपोज थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर कैसा होगा, r इज इक्वल्स टू रूट ओवर, भाई cos थीटा जहां जहां आएगा वो जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है, तो बस उसको अलग कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इनके बीच में जो रिजल्टेंट आएगा डायरेक्शन कितना होगा, उसका डायरेक्शन होगा भाई b अपॉन a। इसका अपन एप्लीकेशन देखते हैं, आगे इसी को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर फिक्स्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए
बी, सी, और इनके ऊपर 3 चार्जेस रखे हुए हैं क्यू, क्यू, और यहां पे भी एक आ गया क्यू। ए के कारण सी के ऊपर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो होगा एफ ए सी। बी के कारण जो क्यू के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो होगा एफ बी सी। इनके बीच में डिस्टेंस ए है। ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन सिमेट्री बेस्ड है, मतलब चार्जेस भी इक्वल हैं, डिस्टेंस भी सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा? निकाल भी लेते हैं। एफ ए सी अगर लिखा जाएगा तो वो होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और इधर पे देखो तो Q1 और Q2 सेम है, दैट मीन्स के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सिमिलरली एफ बी सी कितना होगा? ये भी होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दोनों का, क्योंकि दोनों का फोर्स सेम है, मैं इसको थोड़े समय के लिए बोल देता हूं एफ ए सी इज इक्वल्स टू एफ बी सी mod of FAC is equals to mod of FBC is equals to F। मैंने एज्यूम कर लिया, लेट्स से लेट। अब देखो ये दोनों फोर्सेस कुछ एक एंगल पे लग रहे हैं। ये गिवन ट्रायंगल हमको इक्विलेटरल है, मतलब अगर ये 60 होगा तो अपोजिट एंगल भी 60 होगा। मैं बोला एफ नेट, नेट फोर्स कितना होगा? एफ नेट यहां पे लगेगा। एफ नेट की वैल्यू निकालने के लिए हमें ट्रायंगल लॉ पे जाना पड़ेगा, मतलब एफ ए सी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी एफ बी सी कॉस थीटा। ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ कॉस 60। यहां से देखो तो एफ स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर कॉमन निकला, रूट से बाहर आएगा तो केवल एफ। अंदर देखें 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1/2, इसको कैंसिल आउट किया, ये भी 1 बन गया। तो हमारे पास जो एफ नेट आएगा वो आएगा एफ रूट 3। एफ नेट जो आया वो आया हमारे पास एफ रूट 3। वैल्यू पुट कर देंगे एफ की, तो अपने पास एग्जैक्ट जो फॉर्मूला बना वो रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर था। नेट फोर्स जो हमारे पास आया वो आया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये फोर्स दोनों बचे हुए चार्जेस के कारण, मतलब चार्ज प्लेस्ड एट ए एंड बी के कारण सी के ऊपर नेट फोर्स कितना है? √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आगे देखिए एक और क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का। इस बारी three equal charges are placed at the magnitude three equal charges each having magnitude 2 into 10 to the power minus 6 coulombs are placed at the three corners of right angle triangle of side 3 cm, 4 cm, 5 cm। Find the force placed at right angle corner। मतलब हमको इस वाले पॉइंट पे, जो इस वाले कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर फोर्स निकालना है रिमेनिंग 2 चार्जेस से। मैंने वर्टेक्स का नेमिंग करी ए बी सी। इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है, इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है, और इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है। क्योंकि तीनों का नेचर सेम है तो मैग्नीट्यूड और नेचर सब सेम है, तो मैंने उसको क्यू एज्यूम कर लिया। अब सी के कारण बी के ऊपर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा वो आएगा एफ बी सी, और ए के कारण बी के ऊपर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा वो आएगा एफ बी ए। बहुत बढ़िया। एफ बी ए को अगर अपन लिखना चाहें तो लिखेंगे एफ बी ए क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करता हूं। के कितना है? ये होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 द होल स्क्वायर अपॉन ए बी कितना है? ए बी यहाँ पे ध्यान से देखो तो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
ए बी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन करते हैं, सेंटीमीटर्स को अगर मीटर में कन्वर्ट करना तो 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। तो मैंने मीटर में वैल्यू पुट करी 3 इंटू 10⁻⁻2 द होल स्क्वायर। 9 के चलते हैं, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻12 4 इंटू 10⁻12 इंटू 9 इंटू 10⁻4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9 से 9 कट गया, आपको वैल्यू मिलेगी 4 इंटू 4 इंटू 10⁻1, क्योंकि ऊपर में देख लो तो -3 नीचे में -4 है। जब न्यूमरेटर शिफ्ट होगा तो -3 + 4, मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻9 - 12 + 4। तो आंसर मिल जाएगा 4 इंटू 10 यानी कि 40 न्यूटन्स। अपन ने यहाँ पे देखा तो अपन को फोर्स मिल गया F बी ए, अपन को बी ए अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, एफ बी ए अपन को मिल गया, एफ बी ए अपन को मिल गया 40 न्यूटन्स का। नाउ अब मैंने बी के ऊपर सी के कारण फोर्स निकाला, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू सी ऑन बी। तो एफ बी सी कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, के की वैल्यू आई 9 इंटू 10⁻9 2 इंटू 10⁻6 द होल स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो लिखेंगे 4 इंटू 10⁻2 मीटर्स। 4 इंटू 10⁻2 द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करता हूं तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻12 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10⁻4। 4 1 जा 4 4 जा 4 से 9 को कट करेंगे तो आ जाएगा 2.25। 2.25 इंटू 10⁻9 -12 माइनस है -12 प्लस 4, तो ये बनेगा 2.25 इंटू 10⁻1 बच जाएगा भाई 13 -12, और ये हो जाएगा 22.5 न्यूटन का फोर्स लगेगा बी के ऊपर ड्यू टू चार्ज सी। रिजल्टेंट निकालना है, ध्यान से देखो। रिजल्टेंट निकालने का मैंने केस बताया, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज एक दूसरे से 90 डिग्री पे एक्ट कर रही हूँ, दो वेक्टर क्वांटिटीज एक दूसरे से 90 डिग्री पे लग रही हूँ, क्योंकि एंगल बी ध्यान से देखो, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कहीं बीच से जाएगा। और रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है, √एफ बी सी स्क्वायर प्लस एफ बी ए स्क्वायर। दैट मीन्स √BC अपने पास कितना था 22.5 द होल स्क्वायर, और दूसरा वाला कितना था 40 द होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास भाई, ये निकल के आ गया 506.25 प्लस 1600। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो हो जाएगा 2106.25, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 45.9 न्यूटन्स। 45.9 न्यूटन्स। आगे देखो, अगर इसका डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन के लिए करना पड़ेगा 10, अगर सपोज बीटा बोल रहा हूं, इस वाले को बीटा बोल दिया मैंने, तो 10 बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बी सी अपॉन एफ बी ए। दैट मीन्स ये हो जाएगा 22.5 अपॉन 40। तो आंसर आ जाएगा, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो डेसिमल अलग करके आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 9 जा और ये आ जाएगा 16 जा, मतलब 9/16।
9/16 इसका डायरेक्शन होगा, 10 बीटा इज इक्वल्स टू 9/16 और फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस होगा F रिजल्टेंट होगा 45.9 न्यूटन्स। ये अपना दूसरा इलस्ट्रेशन था। और करते हैं थर्ड पार्टिकल देखते हैं। थोड़ा सा इसके पहले अपन हल्का सा फ्रिक्शन को समझते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है और कैसे अप्लाई करता है। एक फ्री बॉडी देखते हैं, फ्रिक्शन की फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। अगर एक ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है और उसके ऊपर कैपिटल F फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। तो हमेशा पहला पॉइंट क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इसके अपोजिट लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इसके अपोजिट लगेगा, स्मॉल f। वेट हमेशा नीचे लगता है और इसके अगेंस्ट में सरफेस एक रिएक्शन ऑफर करता है। तो हमें पता है स्मॉल f इज इक्वल्स टू म्यू r और वी कैन से म्यू mg। यहां पे अभी इस क्वेश्चन पे बाद में बात करेंगे, पहले देख लो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस हो, फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन कैपिटल F इज इक्वल्स टू स्मॉल f, कैपिटल F इज इक्वल्स टू स्मॉल f। इसका अपन यहां पे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, टू पार्टिकल ईच हैविंग मास 5 grams एंड चार्ज 1 into 10 to the power -7 coulombs stay in limiting friction on the horizontal table separated by distance 10 centimeter between them। गिवन लिख लो भाई, इसमें क्या क्या गिवन है। पहले मास दिया हुआ है m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m बोल देते हैं भाई 5 grams, ग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे तो 5 into 10 to the power -3 kgs। डिस्टेंस r दिया हुआ है बिटवीन चार्जेस 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 into 10 to the power -1 मीटर। चार्जेस दिया हुआ है q1 इज इक्वल्स टू q2 इज इक्वल्स टू q दिया है 1 into 10 to the power -7 कूलम्स। अब अगर मैं सपोज दो बॉडीज को एज्यूम कर लेता हूं, दो चार्जेस को एज्यूम कर लेता हूं, तो इनके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स इधर लगने वाला है। फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर और फ्रिक्शन फोर्स इनवर्ड। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन आउटवर्ड है तो फ्रिक्शन फोर्स इनवर्ड रहेगा। हमको यही फाइंड आउट करना है। हमको ये भी नहीं, हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो पहले अपन अप्लाइड फोर्स निकाल लेते हैं। हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कितना है 9 into 10 to the power 9 इंटू चार्ज कितना है 1 into 10 to the power -7 होल अपॉन r कितना है 1 into 10 to the power 1 द होल स्क्वायर -1 द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया भाई, चार्ज होल स्क्वायर 9 into 10 to the power 9 into 1 into 10 to the power -14 अपॉन 1 into 10 to the power -2। सिंप्लीफाई किया तो 9 into 10 to the power 9 प्लस -14 प्लस 2, तो यहां से मिलेगा हमको 9 into 10 to the power -3 न्यूटन्स। ये हमारा अप्लाइड फोर्स है इस केस के लिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा स्मॉल f, ये होगा म्यू mg। म्यू mg, तो म्यू हमको नहीं पता, m हमको पता है 5 into 10 to the power -3 और g हमको पता है 10, g हमको पता है 10। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा म्यू इंटू 5 into 10 to the power -2 न्यूटन्स। केस देखो फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन, फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन small f is equals to capital F, that means mu 5 into 10 to the power -2 is equals to, ये आ गया था 9 into 10 to the power -3, mu 9 into 10 to the power -3 अपॉन 5 into 10 to the power -2। इसको काटेंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा, -1 और 5 वन जा 1.8, तो हमको क्या मिला 1.8 10 to the power -1 और वी कैन से 0.18। ये करेक्ट आंसर है।
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चार्जेस एंड सरफेस इज 0.18। इस वीडियो में अपन यहीं तक करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।